या नी आपका जैसे कहते हैं लॉक हो रहा है, एकदम सीधा नहीं करने में आपको दिक्कत आ रही है, ये इंडिकेशंस होते हैं, यू शुड सी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। वो कौन सा अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको हमको सीरियस लेना चाहिए हमारी बॉडी पे? लेग्स में नमनेस या टिंगलिंग, सूनापन आ रहा है लेग्स में, अगर आप 1 से 2 किलोमीटर यू हैव अ पेनफुल वॉक, लिम्प करके चल रहे हैं 1 से 2 किलोमीटर, डेफिनेटली यस, दीज आर द अलार्मिंग सिम्टम्स। सिटिंग बहुत अच्छा पोस्चर बैक के लिए नहीं है, स्टैंडिंग इज़ अ गुड पोस्चर या फिर लेटना इज़ अ गुड पोस्चर। मेरे लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट तब आता है एज प्रेफरेबली मोर देन 50 ईयर्स। दूसरा, एक्सरे पे बोथ बोन्स जॉइंट बिल्कुल इस तरह से मिले हों। बच्चे बड़े होते रहते हैं तो यू गेट टू सी बो लेग्स, बच्चों का जो आपने देखा होगा बिल्कुल कर्व लेग्स होती हैं, वो देखने को मिलती हैं। नमस्कार, हेल्थ डीएनए देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रचना। हड्डियों से संबंधित परेशानी अब किसी एज ग्रुप को नहीं है। माना पहले ये जाता था कि जैसे जैसे उम्र होती है हड्डियों की समस्या बढ़ती जाती है, लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि बहुत सारे नौजवान लोगों को भी इस समस्या से हर रोज दो चार होना पड़ रहा है। जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करें या फिर हम हिप रिप्लेसमेंट की बात करें, नी रिप्लेसमेंट की बात करें, तो बड़ी संख्या जो है अब नौजवानों की भी इसमें निकलकर सामने आ रही है। क्या है इसकी वजह, कैसे हम बच सकते हैं, वो कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से हम जो हड्डियों से संबंधित समस्या है, परेशानियां हैं, उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं डॉक्टर सुमित भूषण जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहला सवाल आपसे जिसका जवाब चाहती हूँ वो ये है कि हर रोज़ जितने लोग आपके पास आते हैं उनमें से कौन सी वो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कॉमन आपको लोगों में लगती है जो तेज़ी से बढ़ती जा रही है? अगर हम जीरियाट्रिक मतलब 50 या 55 के एज के 55 ईयर्स के बाद बात करें तो नी आर्थराइटिस या नी पेन काफ़ी कॉमन है। इफ़ यूर लुक, अगर हम 50 के पहले 30 से 50 के बीच में बात करें तो लोअर बैक पेन एंड हिप पेन इज़ मोर कॉमन। और चिल्ड्रन में, बच्चों में भी रिकेट्स या जो बो लेग्स बोलते हैं जिनको, वो चीज़ें बड़ी कॉमन आ रही हैं बच्चों में खासकर देखने को। बच्चों की जब हम बात करते हैं, माना जाता है बच्चे तो इतने एक्टिव होते हैं, इतनी कम उम्र में, इतने छोटेपन में इस तरह की समस्याओं की वजह क्या है? जैसे रिकेट्स, स्कर्वी, रिकेट्स में आपको बो लेग्स दिखता है या नॉक नीज दिखती हैं। अगर बच्चों में लो विटामिन डी हो, लो कैल्शियम हो, बर्थ वेट प्रॉपर ना रहा हो, बच्चे बड़े होते रहते हैं तो यू गेट टू सी बो लेग्स, बच्चों का जो आपने देखा होगा बिल्कुल कर्व लेग्स होती हैं, वो देखने को मिलती हैं। एंड ये फिजियोलॉजिकल नॉर्मल भी होता है 2-3 साल की एज तक, बट अगर 5 साल से ज़्यादा में आपको ये बो लेग्स या नॉक नीज बाहर की तरफ दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को या पीडियाट्रिक डॉक्टर को फर्स्ट दिखाना चाहिए। ये जो आप जिस पैटर्न की बात कर रहे हैं नी में, मैंने वो पैटर्न बहुत सारे ऐसे लोगों में भी देखा है जो वयस्क हैं, यंग हैं, लेकिन उनका वेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ा अलार्म है। जैसे हम हाइट और वेट का रेशो, बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं, सिर्फ वेट नहीं देखते। जो हाइट और वेट का रेशो है, मेजॉरिटी हमारे इंडियंस या एशियन पॉपुलेशन में इट्स नॉट मोर देन 25 और 30 के बीच में। बियॉन्ड 30 इट इज़ ओबिसिटी। 30 और 35 में जो हम अमेरिकन्स में हम लोग देखते थे या एशियन हैवी पॉपुलेशंस में देखते थे, उसमें सारा वेट आपका नी पे आएगा, बिकॉज नी इज़ द लोड बियरिंग जॉइंट ऑफ द बॉडी। तो अगर आपका वेट सपोज करिए 80 kgs है तो ऑलमोस्ट 8 टाइम्स बॉडी वेट आपका नी या हिप पे पड़ता है। तो देयर यू सी कि डिफॉर्मिटी नीज की होनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर सुमित, पहले जैसे हम मानते थे कि जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, हड्डियों की दिक्कत है, एक सर्टेन एज के बाद होती है। इसे बुढ़ापे की निशानी के तौर पे भी कहा जाता है था। मजाक में भी लोग कहते थे कि आपका बुढ़ापा आ गया। लेकिन अब जो है एज फैक्टर कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रह गया है। इसके पीछे आप सबसे बड़ी वजह क्या देखते हैं? सी, एज इंडियंस एंड एशियन पॉपुलेशन में मेजॉरिटी ऑफ अस आर लिमिटेड इनसाइड, मतलब घर के अंदर है, चाहे काम भी हम कर रहे हैं, ऑफिस वर्क, ऑफिस बियरर्स हैं, 10 से 4 के बीच में सनलाइट एक्सपोजर इज़ लेस, लो विटामिन डी, लो कैल्शियम,
हम लॉन्ग सिटिंग आवर्स, इम्प्रॉपर पोस्चर, नॉट कीपिंग योर बैक स्ट्रेट, बैक भी हमारी सीधी नहीं रहती, ऑल दोज थिंग्स आपकी बैक और नीज को अफेक्ट करते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम। और जिस तरीके से बैक की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, शोल्डर्स की प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, क्या सबसे बड़ी वजह आप मानते हैं इसके पीछे? देखिए, एक तो नॉर्मल लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, दूसरा लो फूड इनटेक, कैल्शियम, विटामिन डी इनटेक, नॉट शोइंग डॉक्टर एट अ प्रॉपर स्टेज। अगर आपको स्टिफ जॉइंट्स रह रहे हैं, 25 से 30 मिनट से ज़्यादा मॉर्निंग में स्टिफ जॉइंट्स हैं, या शाम को ऑफिस से आ रहे हैं, थकावट, फटीकेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, या लगातार 2 या 3 जॉइंट्स में लगातार पेन हो रही है, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल जॉइंट्स में पेन हो रही है, या नी आपका जैसे कहते हैं लॉक हो रहा है, एकदम सीधा नहीं करने में आपको दिक्कत आ रही है, ये इंडिकेशंस होते हैं, यू शुड सी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। और जिस तरह की अब लाइफस्टाइल बन गई है, लोग बहुत बिजी रहते हैं, तो अक्सर मैंने सुना है लोगों को ये शिकायत करते हुए कि हमें जो है बॉडी पेन हो रहा है, ये लगातार की बॉडी में जब हम रात को सोते हैं उस वक्त महसूस होता है कि हमारी बॉडी बहुत थकी हुई है लेकिन पेन हो रहा है। तो हमें वो कौन सा अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको हमको सीरियस लेना चाहिए हमारी बॉडी पेन को? जैसे मैंने बताया, अगर मॉर्निंग स्टिफ रह रही है बॉडी 25 से 30 मिनट, या इवनिंग में फटीकेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, थकावट बहुत ज़्यादा आ रही है, ड्राउजीनेस आ रही है, या लोअर बैक पेन, सिंपल स्पाज़म नहीं लेकिन लोअर बैक पेन जो रेडिएट कर रहा है लेग्स में नम्बनेस या टिंगलिंग, सूनापन आ रहा है लेग्स में, या नी में, फॉर नी अगर आप 1 से 2 किलोमीटर यू हैव अ पेनफुल वॉक, लिम्प करके चल रहे हैं 1 से 2 किलोमीटर, definitely yes, these are the alarming symptoms, because ultimately this is not cosmetic चीज़ नहीं है, आपको चलना ज़रूरी है, walking is life। अगर आप नहीं चलेंगे होगा क्या, आपके पैर की नर्व्स सुन होंगी, you will have numbness। अगर कल को कार्डिक एरिया में numbness वगैरह आए तो अलग दिशा में आप जा सकते हैं, खून पतला करने की दवाई, एंजियोग्राफी, ब्लड थिनर्स। सो वॉकिंग इज़ नेसेसरी। इट इज़ नॉट कि आपको फटीक हो रहा है, यू डोंट सी अ डॉक्टर। उस चीज़ों में आपको डेफिनेटली यू नीड टू कंसल्ट। जब अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं और हमारे जॉइंट्स जो हैं वो किसी तरीके से उनमें कोई डैमेज हो रहा है, सिचुएशन जो है हमारी हड्डियों की ख़राब हो रही है, हमें कैसे पता चले, मुझे कैसे पता चले कि मेरी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो रही हैं? मुझे उसको दिखाने के लिए हमारे ऑर्थोपेडिक की ज़रूरत है, वो साइन क्या है? एक क्लिनिकल साइन जो मैं सबको बोलता हूँ, इवन मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, इफ़ यू आर नॉट एबल टू वॉक फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर आप ढंग से नहीं चल पा रहे हैं एंड इट्स अ पेनफुल वॉक। दूसरा, नॉर्मल स्टेयर केस, इवन 10 स्टेप्स में आपको दिक्कत आ रही है या ब्रेथलेसनेस आ रही है। तीसरा, इवन सिटिंग, जैसे अभी हम बैठे हैं, 10 मिनट्स ऑफ सिटिंग में आपको लोअर बैक पेन शुरू हो जाता है। फोर्थ, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग एंड नेक पेन, ये सारी चीज़ें भी आपको आ रही हैं, या हाथों में पेन रेडिएट कर रहा है, या 2 या 3 उंगलियां नमनेस आ रही हैं। ये फीचर्स हैं विच यू शुड थिंक कि ये स्पाज़म या बैक पेन या पेन किलर से ठीक नहीं होगा। डेफिनेटली वो चीज़ में आपको कंसल्ट करना चाहिए। आपने यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। अभी तक तो हमें लगता था हम चल नहीं पाते, या हमारे पैरों में पैर सुन्न हैं, या हम जल्दी थक रहे हैं, या जो भी सिम्टम्स आपने बताए। लेकिन आपने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो बोली, जो बहुत अलग हटके है, हेडेक। उसका हमारी बोन्स वीक हो रही हैं या हमारे जॉइंट्स में इशू पैदा हो रहे हैं, ये हेडेक कैसे इसका साइन होता है? जैसे आप नॉर्मल, जैसे मैंने नेक ड्रूप करके मैं पढ़ रहा हूँ काफ़ी देर तक, या एज अ सर्जन इफ़ आई एम ऑपरेटिंग काफ़ी देर तक मेरा पोस्चर ऐसे है, तो सर्वाइकल के इश्यूज मुझे डेवलप होंगे। उससे मेरे को नमनेस, टिंगलिंग, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग या हेड स्पिनिंग भी शुरू हो जाएगा। तो दैट इज़ अ साइन कि आपकी स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसे कहते हैं हम मेडिकल भाषा में, दैट इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स। आजकल का जैसा दौर है, लोग घंटों गुजार देते हैं फ़ोन में, और फ़ोन सामने नहीं रखते उसको, जैसा कि आपने बात की कि नीचे रख के लोग लगातार घंटों रील जो है स्क्रॉल करते हैं या सोशल मीडिया जो है वो देखते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में ये कितना हार्मफुल है, इस तरीके से फ़ोन का इस्तेमाल करना, लगातार स्क्रीन पर बनी रहना, वो हमारी हड्डियों के लिए या हमारी मांसपेशियों के लिए कितना हार्मफुल है, और कहाँ सबसे ज़्यादा इसका असर होता है? जैसे अब हम लोग बैठे भी हैं, मेक श्योर
योर हिप्स आर टुवर्ड्स द बैक सीट, यू आर सिटिंग लाइक दिस। बैठना भी है 20 या 25 मिनट बैठ के, जस्ट टेक अ ब्रेक। सिटिंग बहुत अच्छा पोस्चर बैक के लिए नहीं है। स्टैंडिंग इज़ अ गुड पोस्चर, या फिर लेटना इज़ अ गुड पोस्चर। ज़्यादा देर हम बैठे रहेंगे या इस तरह से कोई भी बेंडिंग ऑफ द नेक बेंड करके काम करेंगे, या एज अ सर्जन मैं काफ़ी देर इस तरह से काम करता हूँ, तो वो बैक में कहीं ना कहीं आपको स्लोली हिट करते रहता है विद पैसेज ऑफ टाइम। इमीडिएटली नहीं डेवलप होंगे सिम्टम्स, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप 40-45 के होंगे, दीज सिम्टम्स स्टार्ट हिटिंग यू दैन। जैसे कि पुअर पोस्चर की आपने बात की, पुअर पोस्चर हम हमारी हिप्स को, हमारे नीज को और हमारे स्पाइन को किस तरह से इम्पैक्ट करता है कि वो आगे जाकर बड़ी परेशानी बन सकता है? सबसे पहले जैसे आप ओल्ड एज में देखते हैं, आपकी बैक बेंड होनी शुरू हो जाती है, स्लाउच्ड बैक जिसको कहते हैं, या दूसरा इवन आप नेक स्ट्रेट नहीं कर पाते हैं अपनी विद द पैसेज ऑफ टाइम। इस तरह स्लोली एंड स्टडली ये पुअर पोस्चर आपको अफेक्ट करता है लोअर बैक या स्पाइन में। अगर आप काफ़ी देर बैठे हैं, या सिटिंग क्रॉस लेग, काफ़ी देर क्रॉस लेग बैठे हैं, या काफ़ी देर स्क्वाट्स कर रहे हैं, या काफ़ी स्टेयर क्लाइंबिंग डे टू डे बेसिस पे करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको नी को इम्पैक्ट करेगा। और नी में आपके फीचर्स क्या होंगे? आपको लगेगा भाई मैं आधा से 1 किलोमीटर मैं वॉक नहीं कर पा रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मेरा नी लॉक हो रहा है, एकदम सीधा नहीं हो पा रहा है मेरा नी। तीसरा, मैं चल रहा हूँ, मेरे को पेन रेडिएट होनी शुरू हो गई है नी के ऊपर और नी के नीचे। तो वो सिम्टम्स हैं कि आपको पेन, अ पुअर पोस्चर, दिस इज़ हाउ अ पुअर पोस्चर अफेक्ट्स योर जॉइंट्स। क्या एक्सरसाइज से और फिजिकल वर्कआउट से हम इस पोस्चर को करेक्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर सिटिंग मेरे ख्याल से ज़्यादातर नौकरियां जो हैं वो सिटिंग की हैं, हमें घंटों बैठना ही पड़ता है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव हमें समझ नहीं आता। लेकिन हम क्या उसको थोड़ा सा उसमें अपने पोस्चर को सुधारने के लिए, या हमें परेशानी कम हो या ना हो, उसके लिए किसी तरह का फिजिकल वर्कआउट और किसी तरह की कोई एक्सरसाइज कुछ ऐसा है जो हम रेगुलर बेसिस पे करें, या अपनी खाने में उन चीज़ों को शामिल करें जिससे हमें फ़ायदा हो? डेफिनेटली वॉक्स, साइकिलिंग, ऑल दीज वॉक्स, साइकिलिंग, स्विमिंग, जो भी कॉन्टैक्ट और इम्पैक्ट स्पोर्ट्स में नहीं आती हैं, बेसिक एक्सरसाइजेस बहुत बेनिफिशियल हैं आपके लोअर बैक और इसके लिए स्पाइन के लिए। और जो बॉडी वेट होता है, ओबेसिटी ही लगातार बढ़ती जा रही है और भारत में ये बहुत बड़ी समस्या आने वाले वक्त में साबित होगी, जैसा कि हमारे पीएम भी कह चुके हैं। ओबेसिटी जिसे है, या बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, वो किस तरह से इफेक्ट करता है हमारे हिप्स को, हमारे बाकी जॉइंट्स को, हमारे नीज को, या हमारे मांसपेशियों को? एक रूल ऑफ थंब याद रखिए कि बॉडी वेट इंटू 7 और 8 इज़ द स्ट्रेस जो आपके जॉइंट्स पे पड़ रहा है। अगर आपका बॉडी वेट सपोज करिए 80 या 90 kgs है, तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 360 kg का वजन अपने नी पे डाल रहे हैं चलते वक्त। ओह, तो ये दिस इज़ हाउ आपका बॉडी वेट आपके जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। तो एक मतलब क्या कहूँगी मैं, आइडियल बॉडी वेट क्या होना चाहिए हमारी हड्डियों को और मांसपेशियों को अच्छे से कि वो ठीक रहें, वेट की वजह से हमें कोई दिक्कत ना हो? एज वाइज में चाहूँगी आप बताएं इसको। प्लस हाइट वाइज, हाइट और वेट के रेशियो में इसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। बॉडी मास इंडेक्स आपका 25 से नीचे होना चाहिए, हाइट और वेट का रेशियो। जैसे 100 kg एक 6 फुट इंसान के लिए वेट ठीक होगा, बट एक 5 फुट 6 इंच के लिए वो 100 kg वेट ठीक नहीं है। सो आपका हाइट पे डिपेंड करता है आपका वेट कितना होना चाहिए। सो उसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑनलाइन जाके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल फॉर्मूलाज हैं। अगर आपका BMI शुड बी लेस देन 25 के नीचे, 30 के ऊपर हम इसको ओबेसिटी कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स को। तो अगर आप मोटापे के शिकार हैं और आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट नहीं है, तो समझिए कि 7 और 8 गुना आप अपने वेट का जो है नीज और हिप पर डाल रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, क्लीन ईटिंग ज़रूरी है, और रेगुलर वॉक, साइकिलिंग, स्विमिंग, जो भी आपको बेहतर लगता है वो ज़रूर कीजिए। अब हम आते हैं रिप्लेसमेंट की बात करने पर। नी रिप्लेसमेंट की बात करें या हिप रिप्लेसमेंट की बात करें, तो क्या हम इन्हें अवॉइड कर सकते हैं? वो सिचुएशन क्या होती है जब तक हम इन्हें अवॉइड करें कि हमें अब अभी नहीं चाहिए?
आगे देखेंगे? देखिए, इसकी क्लिनिकल इंडिकेशंस सिंपल हैं जो मेरी प्रैक्टिस में मैं इंडिया में यूज़ कर रहा हूँ। मेरे लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट तब आता है एज प्रेफरेबली मोर देन 50 ईयर्स। दूसरा, एक्सरे पे बोथ बोन्स जॉइंट बिल्कुल इस तरह से मिले हों। तीसरा, पेशेंट खुद बता रहा है कि मैं भाई 1.5 से 2 किलोमीटर नहीं चल पा रहा हूँ। फोर्थ, अगर चल भी पा रहा हूँ तो बड़ा पेनफुल है मेरे लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये कोई सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, ये सर्जरी बनी ही चलने के लिए है। क्योंकि अगर आप नहीं चलेंगे, कल को नंबनेस या लेग्स में आपके ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो सकते हैं, कल को ब्लड वेसल्स हार्ट में ब्लॉक हुए तो अलग दिशा में आप जा सकते हैं। सो इस सर्जरी की इंडिकेशन यही है कि अगर आप चल पा रहे हैं 2-2.5 किलोमीटर लगातार, एक्सरेज आपके खराब भी हैं, यू डोंट रिक्वायर अ जॉइंट रिप्लेसमेंट। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब आप नी रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं तो क्या ये सभी को एक जैसा इम्पैक्ट करता है? मतलब सभी के लिए ये सेफ होता है जिन्हें ज़रूरत होती है, या आप मेडिकेशन और एक्सरसाइज पे भी जोर देते हैं किसी पर? देखिए, मैंने जैसे बताया, अगर आप वो चेक लिस्ट में इंडिकेशंस में आ रहे हैं कि एज 50 से ज़्यादा है, 2 किलोमीटर नहीं चल पा रहे हैं, तो आपको सर्जरी डेफिनेटली हेल्प करती है। इट इज़ नॉट कि आप यू कम इनटू माय चेम्बर और मैं सर्जरी के लिए बोल रहा हूँ। इट इज़ नॉट लाइक दिस। आपकी बेसिक चेक लिस्ट होती है, बेसिक यूरिन टेस्ट्स आर डन, दे शुड इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए उसमें। दूसरा, हार्ट का टेस्ट, डोपामीन स्ट्रेस इको। सर्जरी क्या, एक स्ट्रेस है ना हार्ट को, तो आपको सर्जरी करने से पहले वही चीज़ साइमुलेट करनी पड़ती है। आप उसको स्ट्रेस इको कराते हैं पेशेंट का। अगर वो ठीक रहता है तो सर्जरी इज सेफ फॉर हिम। शुगर लेवल्स शुड बी नॉर्मल। चौथा, कोई और इन्फेक्शन या अपने लिवर और किडनी में कोई इन्फेक्शन और नॉर्मल हीमोग्लोबिन शुड बी नॉर्मल रेंज में आना चाहिए। ये बेसिक चेकलिस्ट जब होते हैं, फिर एक एनेस्थेटिस्ट देखता है, फिर कार्डियोलॉजिस्ट देखता है, तभी हम सर्जरी के लिए लेते हैं पेशेंट को। बहुत सारी रिप्लेसमेंट की सर्जरीज आप हर रोज़ करते होंगे, नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट के और भी बाकी सारी प्रॉब्लम्स, हिप रिप्लेसमेंट। तो कौन सी वो रिप्लेसमेंट है जिसे आप मानते हैं कि वो टफ है, बाकियों से ज़्यादा चैलेंजिंग है, और उनमें रिजल्ट्स जो हैं रिजल्ट्स वैसे का वैसा पाना जैसा हमने उम्मीद की है थोड़ा सा टफ है, वो एक बड़ा चैलेंज है? वो सारे पेशेंट्स वेस्टर्न यूपी के जो आए हैं वो एक्सट्रीम आर्थराइटिस से आए हैं। बिल्कुल आप बोइंग ऑफ द लेग्स करें या विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी, बाहर की तरफ एक नी जा रहा है, एक नी अंदर की तरफ जा रहा है, तो इन चैलेंजिंग केसेस में प्रोवाइडेड सारे कार्डियक फिटनेस और एनेस्थेटिस्ट फिटनेस मिल जाए, मेरा प्रेफरेंस रहता है एक एक नी करना, नॉट गोइंग अहेड विद बोथ साइमल्टेनियस नीज। इनमें एक नी आप अभी करते हैं और एक नी आप 2-3 महीने बाद करते हैं, एंड रिजल्ट्स बहुत ही ग्रेटिफाइंग रहते हैं अगर प्रोवाइडेड हमने बेसिक्स मिस ना किए हों। तो जो मेडिकेशंस होती हैं और जो फिजियोथेरेपी होती हैं, वो आप कहाँ रोक देते हैं कि नहीं अब इनसे काम नहीं चलेगा, अब हमको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी ही पड़ेगी? मेरी चेकलिस्ट में पहला क्वेश्चन है 2 किलोमीटर्स ऑफ वॉक। अगर आपके जॉइंट्स बिल्कुल ख़राब हैं और आप फिर भी 2 किलोमीटर चल रहे हैं, इट्स नॉट अ सर्जिकल केस। तब आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस जो भी आप कर रहे हैं वो करिए। अच्छा, जो इसका जिक्र आपने क्योंकि कई दफ़े किया हमारी पूरी बातचीत में, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फ़िज़िकल फिटनेस अगर हम रेगुलर वर्कआउट करते हैं, हम अपने पोस्चर को ठीक रखने की कोशिश करते हैं और फिज़िकल हम फिट महसूस करते हैं, तो कितना प्रतिशत जो है खतरा कम हो जाता है किसी तरह की हड्डी की समस्या होने की? देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है इंडियंस में। यूएस में वही हिप की प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन थी। तो नीज यूजली इंडियन पॉपुलेशन में ख़राब होंगे विद पैसेज ऑफ टाइम, बट किन पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और किन को नहीं पड़ती, वो आपकी फ़िज़िकल फिटनेस पे है और पेन थ्रेशोल्ड पे है। अगर आपका पेन थ्रेशोल्ड अच्छा है, आप आराम से 2 किलोमीटर चल रहे हैं प्रॉपरली, आपके एक्सरेज पे जॉइंट्स ख़राब भी हैं, यू विल नॉट कम टू अ ऑर्थोपेडिक सर्जन, आप नहीं आएंगे। तो कुल मिलाकर बहुत ज़रूरी है कि आप फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। और जब एक्सरसाइज की हम बात करते हैं तो एक बहुत कॉमन सवाल लोगों के सामने आता है, कहा जाता है कि ट्रेडमिल पर दौड़ना आपके घुटनों के लिए अच्छा नहीं है, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप बाहर जो हैं वो फुटपाथ पे दौड़ें या जो रनिंग ट्रैक बने हैं उस पर दौड़ें, सीमेंटेड हैं उस पर ना दौड़े। इस तरह को लेकर बहुत सारे मिथ हैं। आपकी एक्सपर्टीज़ क्या कहती है?
ट्रेडमिल और बाकी मशीन सेफ है हमारी हड्डियों के लिए? देखिए, डूज एंड डोंट्स ऑफ हेल्दी नी में आपको सम कर देता हूँ। डूज, वॉकिंग, जितना वॉक करेंगे उतना बेटर है। साइकिलिंग, स्विमिंग, क्रॉस ट्रेनर, ये बहुत अच्छे हैं नीज के लिए। अब जो नीज के लिए अच्छे नहीं हैं, जब भी आप नी को 90 डिग्री के नीचे मोड़ते हैं या 100 डिग्रीज के नीचे मोड़ते हैं, सिटिंग क्रॉस लेग काफ़ी देर, या स्क्वाट्स काफ़ी देर, डीप स्क्वाट्स, या स्टेयर क्लाइंबिंग, या कॉन्टैक्ट या इम्पैक्ट स्पोर्ट्स, जंपिंग, हॉपिंग, ये नीज के लिए इतने अच्छे नहीं माने जाते। तो इन सारी बातों का आप ख्याल रखिए। और ट्रेडमिल इसमें आपने मेंशन नहीं किया। ट्रेडमिल यूजली नॉर्मल 3 से 4 किलोमीटर पर स्पीड पे चल रहे हैं, इट इज़ फाइन। लेकिन जहाँ आप रनिंग कर रहे हैं काफ़ी देर ट्रेडमिल पे, नी विल टेक अ हिट, नी को दिक्कत आ सकती है। और लोग इंक्लाइन 12, 15, 18 लगाकर भी चलते हैं ट्रेडमिल वो पे। यूजली इतना नीज के लिए बेटर नहीं होता है, जैसे आपने बताया हार्ड सर्फेसिस पे। सो पहले आपको नी की कंडीशनिंग करनी है। आपके क्वाड्रिसेप्स मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, जितने मसल्स हैं नी के अराउंड, दे शुड बी स्ट्रांग। वो स्ट्रांग काफ़ी हो, तब जाके आप ये सब चीज़ें एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे थे। सर्जरीज जो होती हैं वो कितनी सेफ़ हैं इंडिया में? करंट सिनेरियो जो है और जिस तरीके से लगातार मेडिकल फील्ड हमारी इंडिया की बूम कर रही है, क्या क्योंकि सर्जरी से अभी भी बहुत लोग डरते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है जॉइंट्स की सर्जरी होना, तो अब कितना सेफ़ है इंडिया में वो? जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, वो सेफ चेकलिस्ट पे आपको आना चाहिए कि कार्डियक इश्यूज आपके रूल आउट हो जाने चाहिए, शुगर, ब्लड प्रेशर सब नॉर्मल लिमिट्स में होना चाहिए। इट्स अ वेरी सेफ सर्जरी टू अंडरगो। आपके ऑपरेशन थिएटर्स बहुत अच्छे हैं, टेक्नोलॉजीज हैव कम अप, तो इट्स अ सेफ सर्जरी और ये पेशेंट के लाइफस्टाइल में डेफिनेटली हेल्प करता है एंड लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ बढ़ाता है। आपने टेक्नोलॉजी की बात की, अब बहुत चलन में है रोबोटिक सर्जरीज। क्या हमारे भारत में रोबोटिक सर्जरीज भी हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं। और जैसे मैंने बताया, रोबोटिक सर्जरी एक ज़रिया है, इट्स नॉट द डेस्टिनेशन। ये एक टूल है, वी यूज़ इट एज अ टूल। नहीं तो जॉइंट रिप्लेसमेंट बेसिकली जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं है। ये आपके जॉइंट्स हैं, नॉर्मली ये थाई बोन और शिन बोन है, इसमें इतनी स्पेस होती है। जब आपका स्पेस बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल बोन टचिंग ऑन द बोन, और नी टेढ़ा हो जाता है और पेशेंट कैन नॉट वॉक, उस टाइम पे हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। 5 mm बोन हम इधर से काटते हैं, 5 mm बोन इधर से काटते हैं। ये कोबाल्ट क्रोमियम ट्रे आ जाती है इधर, और ये कोबाल्ट क्रोमियम ट्रे और प्लास्टिक, ये आपका एक सॉकेट आ जाता है। दिस बिकम्स योर जॉइंट रिप्लेसमेंट। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट बस इतना हेल्प करता है सर्जन को कि दीज कट्स जो आई बॉलिंग से हम कर रहे हैं, अगर ये 90 डिग्रीज पे है तो ये 90 डिग्रीज पे ही है, जो 3 या 4 डिग्री मेरी नेकेड आई नहीं देख पाएगी। बस रोबोटिक का उतना फ़ायदा आ जाता है मैनुअल बहुत ही माइनर लेवल पे जाके बहुत ही अच्छे नीट और क्लीन तरीके से हम वहाँ पे सर्जरीज कर सकते हैं रोबोट के जरिए। ब्लड थिनर्स भी दिए जाते हैं सर्जरीज के दौरान? हाँ, यस, ब्लड थिनर्स जो है हिप और नी रिप्लेसमेंट के बाद 3 हफ्ते या 4 हफ्ते तक हम ब्लड थिनर्स देते हैं, एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ अ कार्डियोलॉजिस्ट। तो बिकॉज ब्लड क्लॉट्स डेवलप नहीं होने चाहिए, और वो ब्लड क्लॉट्स आपके कार्डियक या लंग्स में नहीं आने चाहिए। जब आप लोग कोई रिप्लेसमेंट करते हैं या जॉइंट की या नी की किसी तरीके से सर्जरी, रिप्लेसमेंट, इम्प्लांट, कुछ भी होता है ऐसा जब हड्डियों का, तो कितने वक्त तक उसका असर रहता है? कितने वक्त चल सकता है? क्या कोई ड्यूरेबिलिटी है उसकी कि इतने साल चलेगा, हो सकता है उसके बाद परेशानी आई, ये लाइफ लॉन्ग के लिए वो ठीक हो जाता है? यूजली ये 20 साल तक एक वेल डन जॉइंट रिप्लेसमेंट 20 साल तक परेशानी नहीं देता। 15 से 20 साल इट इज़ द नॉर्मल नेचुरल लाइफ ऑफ अ नी रिप्लेसमेंट। जैसे मैंने बताया, डूज एंड डोंट्स ऑफ अ हेल्दी नी। कभी भी हम घुटने को 100 डिग्री के नीचे मोड़ेंगे, चाहे आर्टिफिशियल नी हो चाहे नॉर्मल नी हो, कहीं ना कहीं नी पे स्ट्रेस आएगा। आर्टिफिशियल नी पे अगर हम स्क्वाट्स करें या क्रॉस लेग बैठें तो वो प्लास्टिक वेयर एंड टेयर स्टार्ट हो सकती है। तो ये क्रॉस लेग फॉर लॉन्ग टाइम आर्टिफिशियल नी पे अवॉइड करना चाहिए। ये तो आपने बताया, और भी मैं कुछ जो है वो फिर से लेंगे इसको जहाँ से मैं बोल रही हूँ।
ठीक है, हमें किस तरह की हैबिट्स अपनी डेवलप करनी चाहिए ताकि अगर आपने इम्प्लांट कराया है या किसी तरह की कोई सर्जरीज कराई हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें कोई दिक्कत ना दे, वो लंबे वक्त तक चले और वो सुरक्षित रहे? वॉकिंग, द मोर यू वॉक, जितना आप वॉक करेंगे उतना आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, घुटने को 90 डिग्री के नीचे मोड़ना अवॉइड करें, 100 डिग्री के नीचे मोड़ना अवॉइड करें, इंडियन टॉयलेट यूज़ करना अवॉइड करें पोस्ट सर्जरी। डीप स्क्वाट्स या क्रॉस लेग वो हम अवॉइड कर सकते हैं पोस्ट सर्जरी। ये होते हैं एक हेल्दी जॉइंट्स को रखने के बेसिक मेथड्स। प्लस ऑस्टियोपोरोसिस या वीक बोन्स ना हो जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद, विटामिन डी, कैल्शियम, B12, ये बेसिक सप्लीमेंट्स प्लस नेचुरल सप्लीमेंट्स ये लें एंड कीप ऑन कंसल्टिंग अ डॉक्टर once in 2 years or once a year post surgery. That should take care, वो आपके नॉर्मल जॉइंट को क्लियर करेंगे। अच्छा डॉक्टर, जैसे आर्थराइटिस है या फिर हड्डियों की कोई और समस्या है और जॉइंट्स में पेन है, क्या ये सब हेरिडिटरी भी होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी भी चला आता है? बिल्कुल। जो गठिया जिसको बोलते हैं वो उसको रिमेटॉइड कहते हैं, वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस यूजुअली फैमिली में रन करता है। उसमें टिपिकली पेशेंट्स यंग होते हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस मतलब अकड़न, शाम को थकावट, आधे घंटे से ज़्यादा जॉइंट्स में अकड़न, ये एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है इनमें। और जब जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है तो पहले तो ये कहा जाता था कि 70-80 साल के बाद लोगों में इस तरह की परेशानी आती है और इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्या अब ये सिर्फ मिथ रह गया है या ये अभी भी सच है? यूजुअली जॉइंट रिप्लेसमेंट्स जो अभी आजकल मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ, इसमें एज ग्रुप है 55 से 65 तक जो जॉइंट रिप्लेसमेंट्स करा रहे हैं। 70 के बाद लोग करा रहे हैं, बट 70 के बाद सेफ्टी रहती है कि हम सिर्फ एक जॉइंट करें रादर देन दोनों जॉइंट रिप्लेसमेंट साथ साथ करें। यही चीज़ मैं 12 साल पहले या 15 साल पहले सफदरजंग में देखता था, तो एज हमारी 70-75 होती थी, जैसे आप बता रहे हैं। मतलब ये घटती जा रही है। Yes. तो सतर्क होने की भी ज़रूरत है और मुझे लगता है अपनी लाइफस्टाइल को बहुत बेहतर करने की भी ज़रूरत है। अगर आप बिल्कुल अपनी हड्डियों को हष्ट पुष्ट रखना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, हड्डियाँ आपकी अच्छे तरीके से काम करें। अब मैं कुछ सवाल आपसे वो पूछूंगी जो जिससे आमतौर पर लोग 2-4 हर रोज़ होते हैं। सर्वाइकल की प्रॉब्लम अगर किसी को है, हम लैपटॉप पे काम करते हैं या हम सिस्टम पे काम करते हैं, फ़ोन देखते हैं, तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम मुझे लगता है सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है। जिन्हें सर्वाइकल है उन्हें सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सर्वाइकल के लिए सबसे पहले स्लीपिंग हैबिट्स, लो पिलो और नो पिलो। दूसरा, कॉयर मैट्रेस, डनलप और फोम पे अवॉइड करिए। तीसरा, जितना भी गैजेट से आप काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट कीप इट एट आर्म्स लेंथ, इतने डिस्टेंस पे रखिए। कोई किताब पढ़ रहे हैं या बुक स्टैंड रखिए, कहीं भी नेक को ड्रूप ना करिए इस तरह से। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने पहले बताया। कई बार है सर्वाइकल से आपको हेडेक भी हो सकती है, चक्कर भी आते हैं लोगों को। बिल्कुल। तो ये बेसिक आपको नेक एक्सरसाइजेस, बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, नॉर्मल सूर्य नमस्कार अगर आप कर सकते हैं 12 पार्ट्स, अगर आपकी बॉडी परमिट करती है, दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड एक्सरसाइज आपके लोअर बैक और अपर बैक के लिए। और जो लोग लगातार बहुत लंबे टाइम तक खड़े भी रह के काम करते हैं, कुछ लोग बैठ के लगातार काम करते हैं, तो उनके लिए आपकी सलाह क्या होगी? बैठ के ड्यूरिंग जब वो वर्क कर रहे हो, हाँ, उस वक्त बैठने में ऐसा कोई काम नहीं है कि आप 2 घंटे बैठे रहें। 1 घंटे बैठ के उठिए, देन अगेन सिट बैक। लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करनी चाहिए लोअर बैक में। और जो लोग खड़े होके काम करते हैं, एज अ सर्जन मैं खड़े होकर काम करता हूँ, तो अपने आप को मेथड्स खुद डिवाइस करने हैं कि जैसे खड़े होकर कर रहे हैं, एक पैर को ऊपर रख लीजिए, मैं स्टूल पे एक पैर रखता हूँ, देन आई ऑपरेट, या टेबल हाइट ऊपर नीचे करता हूँ कि मेरी नेक ज़्यादा बेंड ना हो। स्टैंडिंग पर से बैक के लिए उतना हानिकारक नहीं है एज कम्पेयर टू प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग। मेरे कुछ सवाल अब आपसे एज वाइज होंगे ताकि लोगों को उनका सही जवाब मिल सके। जो यंगस्टर्स हैं 30 के एज ग्रुप तक आते हैं, उन्हें अपनी लाइफस्टाइल को किस तरह रखना चाहिए ताकि उन्हें फ्यूचर में हड्डियों से रिलेटेड
बोन्स के साथ साथ हमारी जो मांसपेशियां हैं उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स ना हो या कम से कम हो, जो लोग 30 तक के एज ग्रुप में आते हैं? 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली, 30 to 45 मिनट्स। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिम में जाके आयरन पंप कर रहे हैं। बेसिक एक्सरसाइजेज बैक की, स्पाइन की या स्विमिंग, ये सारी एक्सरसाइजेज आपको अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ में रखना पड़ेगा। लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्लस विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स बीच बीच में, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। ये लेके आप लॉन्जिविटी अपने जॉइंट की और फ्लेक्सिबिलिटी अपने जॉइंट की मेंटेन कर सकते हैं। और जो लोग 30 से ऊपर हैं और 30 से 50 के बीच हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे, किस तरीके से उनकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए? क्योंकि बोन डेंसिटी खासतौर पे महिलाओं में 30 के बाद और कम होती जाती है। 40 के बाद स्पेशली पेरीमीनोपॉजल के बाद काफ़ी कम होती है, तो उसमें हम लोग रिकमेंड करते हैं डेक्सा स्कैन एक ज़रूर कराइए अपना। उससे ये पता लग जाएगा, ऑब्जेक्टिफाई हो जाएगा कि आपका बोन्स डेंसिटी कितना कम है या कितना ज़्यादा है। महिलाओं को कैल्शियम, विटामिन डी थोड़ा लेना पड़ेगा 40-45 ईयर्स के बाद, रोज़ नहीं बट साल में 4 से 5 महीने तो लेना होगा। 2 महीने लेके फिर ब्रेक करें, फिर लें। और प्लस जैसे मैंने बताया बिफोर 30 जो एक्सरसाइजेज हैं वो रेगुलर एक्सरसाइजेज दे नीड टू कंटिन्यू, वो करना ही है। और हमारी बोन्स को अच्छा रखने के लिए वो कौन से सुपर फूड, आप 5 सुपर फूड बता सकते हैं जिसका सेवन हमें करना चाहिए, जो हमें अपनी डाइट में शामिल करना ही चाहिए, चाहे वो सीड्स हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल या किसी तरह का कोई ग्रेन हो? वो कौन से 5 सुपर फूड हैं हमारी हड्डियों के लिए? फर्स्ट काउ मिल्क, सेकंड आलमंड्स, वॉलनट्स, तीसरा इवन जो हम पल्सेस ले रहे हैं, पल्सेस, चौथा जो मखाने खाते हैं, 5वां ग्राम्स। ऑल दीज आर रिच इन कैल्शियम। तो ये आपको ये 5 सुपर फूड आपको अपनी डाइट पे शामिल करने ही चाहिए अगर आपको अपनी एक हेल्दी बोन चाहिए, अच्छी मांसपेशियां चाहिए और आप चाहते हैं कि आपको ऑर्थोपेडिक की ज़रूरत जो है बहुत कम पड़े या बहुत लेट पड़े। तो अपने पोस्चर को ठीक रखिए, अपना खान पान सही रखिए और डॉक्टर ने जो भी कहा है वो सलाह आप ज़रूर मानिए। जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अगर कोई सलाह देना चाहें, कोई ऐसा टेस्ट बताना चाहें जो उनको करवाना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, जैसे हम बाकी अपना प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो भी हमारे दर्शक हैं अपनी हड्डियां ताकि चुस्त दुरुस्त रहें? जैसे मैंने बताया, वॉकिंग फॉर 20-25 मिनट्स डेली वॉक करिए, साइकिलिंग एंड स्विमिंग। तीसरा, अगर ब्लड टेस्ट करने हैं तो विटामिन डी एंड B12 लेवल्स आपके नॉर्मल आने चाहिए। साल में एक बार ही करा सकते हैं टेस्ट, रोज़ रोज़ ज़रूरत नहीं है। हेल्दी डाइट दिन में 2 बार ही खाइए, सूर्यास्त के पहले खाइए और एक मॉर्निंग मील्स खाइए हैवी। दिस विल बी अ शॉर्ट मेथड फॉर हेल्दी जॉइंट्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमित, यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत से जो डॉक्टर सुमित के साथ हमने की है, ज़रूर आपको हल मिला होगा कि कैसे आप अपनी हड्डियों को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं, कैसे मजबूत रख सकते हैं, अपनी मांसपेशियों का ख्याल कैसे रख सकते हैं ताकि हड्डियों की समस्या आपसे कोसों दूर रहे और कोई परेशानी आए तो सेल्फ मेडिकेशन के बजाय अपने डॉक्टर से मिलिए। हेल्थ DNA में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन फिर से हाजिर होंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश में आपकी मदद ज़रूर करेंगे।